हाँ भाई, कहाँ तक पहुंच गया था? एक आखिरी वो क्विनोट थ्योरी हो रही थी, है ना? बेंजो फॉर्म, क्विनो फॉर्म थोड़ा सा रह गया, तो खत्म कर लें फिर आगे बढ़े। एसिड बेस थ्योरी उसके बाद बचता है। ठीक है, आइए। हैं? आप क्या ही लगाओगे? हाँ, ये वाला खेल सकते हो। देखिए, बेंजोनेट क्विनोनेट थ्योरी के अंदर है क्या ही लगेगा अब। देखिए, ये फिनोक्सिलीन है, फिनॉल पीएच थैलीन, पूरा नाम। जैसे विजय दीनानाथ चौहान था उसका, वैसे तो ये है पूरा नाम। देखिए, तो फिनॉल गिरेंगे इसमें, देखिए थैलिक एसिड का एनाइड्राइड है, तो फिनॉल पीएच थैलीन। अब बताइए, ये इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से मीडियम में कलर चेंज दिखाता है? ये कैसा इंडिकेटर है तो एसिडिक, लेकिन इनके हिसाब से एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन कलर चेंज तो वही दिखाएगा किस मीडियम में? तो बेसिक मीडियम इसको दिया जब जाता है, तो इनसे पूछा गया कि बताओ ये कलर चेंज कैसे दिखा रहा है। OH नेगेटिव की प्रेजेंस है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे उस पर चर्चा करते हैं, आइए देखें। पहले जो इधर बना है वही उधर बना लेते हैं, सेम सेम। शांति पसंद नहीं है तुम्हें? है? अब नहीं आती? नहीं नहीं, अगली बार फिर होगा। अब देखिए, इधर उसी को बना दिया, अब उधर चेंज करेंगे, इधर लिखते जाएंगे, है ना? अब क्या चेंजेस इधर होंगे, देखिए चेक करिए। सबसे पहले जो OH नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, ये H पॉजिटिव यहाँ से टूटेगा। यहाँ से जब ये देखिए टूटेगा H पॉजिटिव, इस पे आएगा O नेगेटिव, तो ये प्रोटॉन यहाँ से टूट गया। तो बताइए इसमें चेंजेस जो हो रहे हैं वो इधर करते जा रहे हैं। ये हट गया, इसके O के ऊपर क्या आ गया बताओ? है? O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस O के ऊपर जो नेगेटिव आ गया, अब क्या होगा? चार्ज सिंगल डबल। तो बताइए, चार्ज सिंगल डबल से चार्ज कहाँ पहुंचेगा? ये चार्ज सिंगल डबल चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ पे। करते जाओ, देखते जाना। ये चार्ज यहाँ से हट के आगे चला गया, डबल बॉन्ड पीछे आ गया, तो चार्ज देखो यहाँ पहुंच गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। फिर उसके बाद फिर से चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। शिफ्ट करो, शिफ्ट करेंगे तो बताइए ये यहाँ से हट गया, ये चार्ज यहाँ से हट गया, चार्ज कहाँ पहुंचा? डबल बॉन्ड पीछे। अब ये जो चार्ज यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ गया, ये अपने बगल वाले कार्बन से कहेगा, कहाँ कह रहा है? वहां कह रहा है, समझ रहे हैं? लिख यहाँ रहे हैं क्या वहां रहा है? तो ये से कहेगा कि भाई साहब ये रिंग में बहुत स्ट्रेन है, रोज ये ऑक्सीजन कहता है कि बॉन्ड तोड़ो बॉन्ड तोड़ो, आज तोड़ी दो। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ये कहेगा मैं अपने नेगेटिव ले आया हूं, तुम पॉजिटिव ले आओ, हम दोनों मिलकर एक और बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये रिंग ब्रेक होगी, तो O पे क्या आएगा? नेगेटिव, और C पे, तो यहाँ पे आया नेगेटिव और यहाँ पे आया पॉजिटिव। ये वाला कार्बन का पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर एक बॉन्ड, तो इन सबको हटा करके एक डबल बॉन्ड लगा दे सीधे। तो ये सब हटाओ, ये भी हटाओ, और यहाँ पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। मामला यहाँ तक देखिए पहुंच गया। उसके बाद वो जो H प्लस यहाँ से फ्री हुआ था, कहाँ से? ये वाला, ये यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? OH। चेक करें। अब ये जो पहला वाला फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? बेंजो फॉर्म। और ये वाला कौन सा वाला? ये क्विनो फॉर्म है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला है दूसरा फॉर्म? देखिए यहाँ पे हकल्स रूल अगर आपने पढ़ा हो, तो यहाँ पे देखिए रिंग के अंदर यहाँ पे आपने एरोमेटिक कैरेक्टर बना के रखा हुआ है,
यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर बना कर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर आपने खराब कर दिया, देखो यहाँ पे। तो जब इस रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर खराब करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन स्टेबिलिटी होती क्या उसकी, कारण यहाँ पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड है वो बाकी के रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इधर देखें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो क्या ये वाला डबल बॉन्ड बाकी दोनों रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, डबल सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ कॉन्जुगेशन। तो एक रिंग की एरोमेटिक कैरेक्टर को खराब करा गया, लेकिन बदले में इस रिंग को बाकी दो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जोड़ दिया गया, तो स्टेबिलिटी ओवरऑल बढ़ गई है। तो इसलिए कहा जाता है ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। अभी अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी, यहाँ पे चेक करिए लेस स्टेबल है, इसकी एनर्जी कैसी थी, ज्यादा। अब इधर एनर्जी ज्यादा उधर कम, तो एनर्जी गई कहाँ, थर्मो कहती है एनर्जी तो सिस्टम से निकली तो कहाँ गई होगी, डिस्ट्रॉय तो ही नहीं होगी। तो यहाँ बताइए प्योर एनर्जी वेव निकली होगी, इसका मतलब डेल्टा ही रिलीज हुआ होगा। तो ये जो डेल्टा ही रिलीज हुआ होगा ये प्योर एनर्जी वेव के फॉर्म में ऐसा निकला होगा, ईएम वेव के फॉर्म में एटॉमिक। और अगर ये ईएम वेव के फॉर्म में निकला होगा तो इसका एक लैम्डा होगा, और उस लैम्डा को जब आप यहाँ पे नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेवलेंथ है, तो हर लैम्डा के अकॉर्डिंग अपना कलर होता है। तो यहाँ पे जो लैम्डा होगा उसके अकॉर्डिंग भी एक कलर होगा। तो वो कलर कैसा दिखता है इस बार, पिंक। इसलिए फिनोप्थलीन कौन सा कलर शो करता है, कौन से मीडियम में, बस। ये है थ्योरी नंबर, इंडिकेटर समाप्त होता है इंडली एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। हैं? आज तो ही जाएगा रे, आज नहीं होगा तो फिर कब होगा। तारा कह रहा है इस कितना भी सच्चा हो आखिर में जाता सरकारी नौकरी के पास ही है। अरे भाई साहब बहुत भरे बैठे हैं लोग। गर्मी हो रही है नहीं, कुछ तो चलवाया जाए, 50 रुपए दे देंगे उसमें क्या है भाई। अंकिल कुछ चलाओ, गर्मी लग रही, एसी डीसी जो भी चला दो, ठीक है। इंडली एसिड बेस थ्योरी, चले। तो ये सेकंड थ्योरी ज्यादा सिलेबस में नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी रखी, कुछ आएगा थोड़ा बहुत बता देंगे, स्टेबिलिटी वगैरह ना। चलते जाइए। एसिड बेस थ्योरी में जो पहली थ्योरी है आरेनियस, पढ़ चुके हो सब, तो फिर चले निकलेंगे आपने कह रहे बात नहीं खत्म होती है, हैं? लेकिन अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी इनऑर्गेनिक हो चुका होगा ये सब, ऑर्गेनिक में भी हो चुका होगा, तो 2 बार निकलेंगे फिर। अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट है। भाई पैसे बचा रहा था देख लो, एसी बंद कर बैठा। आरेनियस एसिड आरेनियस बेस, बाद में कहेगा मेरी पगार में जोड़ देना 100 रुपए बचवाए मैंने। लेकिन आरेनियस एसिड में लिखे सब्सटेंस विच गिव्स H positive, areneous acid, substance which gives H positive in the presence of water, substance which gives H positive in the presence of water। areneous base में लिखें substance which gives OH negative in the presence of water। अब इनसे पूछा क्या बताओ एसिड क्या होता है, तो उन्होंने क्या बताया, पानी से भरी बाल्टी आदमी साथ में रखता था, और जो भी आता था उसको कहाँ फेंकते थे, पानी की भरी बाल्टी में फेंक देते थे। और अगर उसने क्या दे दिया H+, तो बताइए वो एसिड बोल दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे कौन है, HCl, HCl को पानी में फेंको, बताओ क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और
Cl नेगेटिव, एक्वस एक्वस तो बताइए ये कौन है, ये आर्सेनियस एसिड है। कल को इन्होंने NaOH को पानी में फेंका तो NaOH क्या देगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, एक्वस एक्वस। तो इनके अकॉर्डिंग ये आर्सेनियस बेस है। कहानी आगे बढ़ गई, इनके फायदे लिखिए। मेरिट नंबर 1, तारीफ में इनके कुछ शब्द लिखें। तारीफ में शब्द पहला, कोई स्लाइड अपलोड करी क्या, कोई स्लाइड अपलोड करने आया था, कोई आया था, वही पूछा। कहाँ है, अरे सर के बीच में फिर ना आ जाएंगे 2-3 दिन बाद कि नहीं एक और ले लूं क्या थोड़ी सी ले लेता हूँ एक और, है फायदा तो नहीं होगा। आपकी कंफर्म कर लिया कि आप तो नहीं आओगे, बाकी कह नहीं सकते हैं, किसी दिन मूड हो गया तो आ ही जाए को। अच्छा, कुछ नहीं, ठीक है ठीक है, ये लो मेरिट नंबर 1। मेरिट नंबर 1, पहला पॉइंट लिखें, डिफाइन द नेचर ऑफ ऑक्साइड, डिफाइन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो पहला फायदा था इनकी थ्योरी का कि ऑक्साइड के नेचर बताया, जैसे उदाहरण के तौर पे SO3 है, लोग इनके पास ये ले आए, कभी CO2 ले आए, कभी Na2 ले आए, इन्होंने क्या कहा, सबको उठा के पानी में फेंको, पानी में फेंको तो ये बनाएगा H2SO4, H2CO3, ये बनाएगा NaOH। ध्यान दें जब एक्वस मीडियम में आप इनको डालेंगे, पानी है ही ना, तो आगे चल के क्या दे देगा, प्रोटॉन। जो बड़ा होकर प्रोटॉन दे वो बचपन में एसिडिक ऑक्साइड था, तो इन्होंने कहा कि तुम एसिडिक ऑक्साइड हो, ये बड़ा होकर क्या देगा, प्रोटॉन, तो इसका मतलब ये भी कौन था, तो ये दोनों कौन कहलाए, एसिडिक ऑक्साइड। उसके बाद ये आगे चल के बताओ क्या दे देगा, OH नेगेटिव, तो ऐसे को क्या बोला फिर कि तुम बचपन में बेसिक ऑक्साइड थे। तो बचपन में पता चल जाता, देखिए क्या होने वाला है आगे। मेरिट नंबर 2 समझ रहे हैं, मेरिट नंबर 2, मेरिट नंबर 2 में लिखिए डिफाइंस के बी, डिफाइंस के बी, के बी की वैल्यू डिफाइन करी इन्होंने। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड, तो इसको ऐसा लिखते हैं, या और जनरलाइज कर लें, जैसे मान लें आप HA ले लें, HA नाम का कोई व्यक्ति था, उसको पानी में डाला तो क्या मिला, H+ और A-। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब तुम्हारा वीक मामला इलेक्ट्रोलाइट का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट H+A- अपॉन HA, फिर इस के नीचे क्या लिख दिया, के, क्यों ये लिखा, पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं सब, क्योंकि ये एसिड है, एसिडिक होने की वजह से ये लिखा हुआ है। एसिडिक है कैसे पता चला, प्रोटॉन दिया, कौन सी थ्योरी, आर्रेनियस, ये सब बताने वाले आर्रेनियस। कल को कोई BOH जैसा आ गया, इन्होंने क्या कहा, बाल्टी तैयार है, कूद जाओ, खुद कूद जाओ या तो मैं फेंकूंगा भाई मर्जी से काम कर लो या तो फिर फेंका जाए। तो देखिए के, पानी में जाना तो पड़ेगा, मतलब आर्रेनियस के पास आए तो पानी में जाना ही पड़ेगा, या आदमी पानी पानी करता रहता है। यहाँ पे देखिए बी है, बी क्यों, क्योंकि मामला बेसिक है, खींचे, किसी को के बनाया, किसी को के बी बनाया, के बी क्यों बोला इसको, क्योंकि क्या देता है, OH। तो ये थ्योरी से ही आए ये बातें कि किसके नीचे ए लिखना और किसके नीचे बी लिखना, ये सब इनकी तारीफें हैं। जब तारीफें काफी हो जाती है तो पड़ोस की महिलाएं फिर बुराई करती हैं, तुम्हें पता है, यहां शुरू करती हैं तुम्हें पता है करके, फिर आखिरी में जो आधा घंटा कर लेती हैं तो फिर आखिरी में कहती है हमें क्या, हमारा क्या बिगड़ता है, करें जो करें। ये कह दिया तो मान लीजिए मामला खत्म हो गया, कंक्लूड हो गया। डीमेरिट्स, तेरी कमियां, हमें क्या उनकी जिंदगी, बस यहाँ पे कंक्लूजन है।
डीमेरिट्स तेरी कमियां लिखें, तेरी कमियां लिखें, लिखते जाइए फिर समझ लेंगे भी। वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, पहला पॉइंट डीमेरिट्स, वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, सब ठीक है। वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ substance, was not able to explain the nature of substance in the presence of solvent, in the presence of solvent other than water, other than water। दूसरा पॉइंट, was not able to explain, was not able to explain the nature of substance in the absence of water, was not able to explain कॉमन ले सकते हैं आप, अब तो देर होगी नहीं। was not able to explain the nature of substance in the absence of water। तीसरा फिर से, was not able to explain some neutralization reactions, was not able to explain some neutralization reactions in the absence of water, in the absence of water। दो लाइनें छोड़ दें। अगला, was not able to explain the nature of BF3, AlCl3, BF3, AlCl3। क्या कह रहा है कभी पढ़िए। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, लोग ये हर चीज को पानी में फेंक देते थे, तो लोग एक बार इनकी पानी की बाल्टी उठा के लेके चले गए, तो रात में पानी की बाल्टी गायब हो गई। अब ये सुबह ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब लोग आगे लेके सामान की बताओ ये कैसा है वो कैसा है, तो ये क्या कहेंगे हमारे पास बाल्टी, और बिना बाल्टी कुछ बताया। फिर क्या किया इन्होंने, बाल्टी को रस्सी से बांधना शुरू किया कि भाई कोई बाल्टी लेके भाग जाता है, तो लोगों ने क्या किया कि पानी बदल के कुछ और डाल दिया उसमें, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, बेंजीन जैसा। आपने बीच में सोचा होगा कुछ ना कुछ, वो नहीं, इसीलिए क्लियर कर दिया मैंने। तो बेंजीन जैसा डाल दिया, तो इस प्रकार कुछ डाल दिया, तो फिर से सुबह क्या देखा इन्होंने, पानी वहां पे नहीं है, और पानी नहीं है तो इनका कॉन्सेप्ट काम, ठीक है, तो इनका कॉन्सेप्ट पानी में ही काम करता है, और पानी नहीं है तो भी नहीं करेगा, और पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट है तो भी ठीक है। आगे बढ़िए। तीसरा, कुछ ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं जो डिफाइन होती हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, जैसे SO3 है वो Na2O से रिएक्ट कर जाए, है ना, तो ये क्या बनता है Na2SO4। ध्यान दें ये कैसा ऑक्साइड है, अगर हम गैसियस लें इसको एसिडिक, और ये बेसिक, तो ये भी कैसी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन ऐसी रिएक्शन ये समझा क्यों, क्योंकि पानी है ही नहीं, तो नेचर ही नहीं समझा पाए। ये दो लाइनें जहां छोड़ी थी वहां लिख लें। अगली समस्या क्या लिखी आपने, BF3 और AlCl3 जैसे लोगों का नेचर नहीं बता पाए। ये आया इनके पास, कहता भाई साहब मैं कैसा, तो इन्होंने कहा प्रोटॉन दोगे, पानी में फेंकूंगा, तो कह रहे कहीं H दिख रहा है तुम्हें अंदर, नहीं, OH दे दो, H दिख नहीं रहा, OH कहां से, तो जब नहीं दिख रहा था इसको भगा दिया कि तुम मेरे हिसाब से नहीं बता सकते कौन हो। तो BF3 और AlCl3 का नेचर समझा नहीं पाए, ये दोनों भटक रहे हैं। दूसरी थ्योरी आती है इसके बाद, कौन सी, यहां पे थ्योरी खत्म हो जाती है, दूसरी थ्योरी का नाम है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड मेन आदमी थे, ये सहायक थे दूसरे वाले। इन्होंने देखिए समझ लिया कि भाई आरएनएस में क्या समस्याएं हैं, बराबर। इन्होंने कहा कि दो प्रकार के लोग हैं, एक प्रोटोजेनिक होता है और एक प्रोटोफिलिक होता है। तो जो प्रोटोजेनिक होता है वो क्या होता है, विच गिव्स H पॉजिटिव, जो जनरेट करता है H पॉजिटिव। कुछ अपलोड हो रहा है इसका मतलब है। और प्रोटोफिलिक कौन होता है, जो एक्सेप्ट करता है, लेता है, फिलिक मतलब एफिनिटी रखने वाला आदमी, प्रेमी, बराबर, प्रोटॉन का प्रेमी है।
तो ये है मामला, देखिए विच गिव्स एच पॉजिटिव विच एक्सेप्ट एच पॉजिटिव। तो इन्होंने कहा कि दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। जो जेनिक है उसको इन्होंने डिफाइन किया क्या, कि तुम बनोगे मेरे ब्रॉन्स्टेड, अपलोड करना कर दिया, हाँ समझ गया। धीमी होती हुई स्पीड देख के समझ गए, तो समझ जाते हैं कि हाँ, बाइक आने से पहले बता दिया था कुछ हो रहा है। भगवान से डरो, गर्मी बड़ी ज्यादा, समोसा मत खाओ इस समय। तो देखो एक प्रोटोजेनिक और एक, अगर किसी ने एच पॉजिटिव दे दिया तो एसिड, और ले लिया तो इनका कहना था कि आप पानी पानी मत खेलिए, क्योंकि आर्रेनियस की थ्योरी फेल हो गई किसके चक्कर में। तो आप पानी से उठिए थोड़ा, सॉल्वेंट कुछ भी हो, आप किसी को भी जाके दुनिया में क्या दे आइए, प्रोटॉन। बस मेरे को नाम बता देना किसको प्रोटॉन दिया है, मैं तुम्हें उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या बोल दूंगा कि तुम प्रोटोजेनिक हो, उसके रिस्पेक्ट में तुम मेरे ब्रॉन्स्टेड एसिड हो, किसके रिस्पेक्ट में, जिसको प्रोटॉन दे के आया। और कभी लेके आ जाना तो भी, है ना, तब भी बता देना, तो कह देंगे तुम उसके रिस्पेक्ट में कैसे हो, बेसिक हो। मतलब ये थ्योरी कैसी थी, रिलेटिव थ्योरी थी, और रिलेटिव थ्योरीज ही चलती हैं। आप कभी इनऑर्गेनिक पढ़ते हो तो उसमें मिल्कन स्केल, पाउलिंग स्केल होती है, उसमें से कौन सी स्केल बेटर होती है, पाउलिंग। कारण है वो रिलेटिव थ्योरी है। मिल्कन एब्सोल्यूट बातें करता है, आई पी प्लस सी ए बाई टू। पॉलिंग कहता है एक्स से माइनस एक्स भी बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। तो जो थ्योरीज रिलेटिव हुई वही चली है दुनिया में। यही मैं आपसे कहता हूं कि आप कभी आपको लगे आप बहुत बड़े पैदल हैं, आप बहुत बड़े वाले हैं, आपसे बड़ा कोई है नहीं, तो ऐसा है नहीं। आपको बस अपने से बड़ा वाला ढूंढना है, उसी पल से आप समझदार बहुत बड़े। ये आसान है थोड़ा सा, बजाय इसके कि आप समझदार बने। अब देखिए ब्रोंसेड एसिड का एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं आप, जैसे HCl है, किसी को प्रोटॉन देकर के आ गया, है ना। ब्रोंस्टेड बेस का एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं, अमोनिया कहीं से प्रोटॉन लेकर के आ गया, तो ये सब एसिड बेस बन सकते हैं। अब फायदे लिखिए, मेरिट्स। मेरिट नंबर 1, पहला फायदा, इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फीप्रोटिक क्या होता है, एम्फीप्रोटिक वो होता है जो दोनों काम कर ले। दोनों कौन से, प्रोटॉन दे भी दे और मौका पड़ने में प्रोटॉन, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहां ढूंढेंगे आप एम्फीप्रोटिक, जैसे मान लीजिए H3PO4 है ना, जिसके अंदर कई सारे प्रोटॉन, तो उसमें से सेकेंड डिग्री वाला उठा लो एनायन, कौन सा वाला, H2PO4 माइनस। अब बताओ ये दोनों काम कर सकता है क्या, मौका पड़ने पे ये प्रोटॉन दे भी सकता है और मौका पड़ने में प्रोटॉन, अगर बताइए इसने अपने अंदर से प्रोटॉन निकाल दिया तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक्ट। कितनी अपलोड कर रहा है भैया, अब तो धीमा नहीं होना चाहिए, पहले धीमा हो रहा था क्या। अरे सर लौट के तो नहीं आने फिर से, थोड़ा सा रह गया है गाइस। तो ये देखिए एक्ट एज ए बेस, एक्ट एज एन एसिड। अगर बताइए इस तरफ से आपने प्रोटॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, H3PO4 - 2। अगर प्रोटॉन ले लिया तो H3PO4। इसमें देखिए ये क्या है, ये दोनों काम कर रहा है, तो ये कैसा सब्सटेंस हुआ, एम्फीप्रोटिक। खींचे, और एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं आप अपने मन से, देखिए SCO3 - ले लो, दोनों काम कर लेगा। और ढूंढ सकते हैं अमोनिया भी दोनों काम कर सकता है, पानी भी दोनों काम कर सकता है। बताओ SCO3 प्रोटॉन निकालो क्या बनेगा, CO3 - 2 ले लिया तो H2CO3। अमोनिया बताओ अगर प्रोटॉन निकाल देगा तो NH2 और ले लिया तो NH4+। ठीक है, पानी ने अगर प्रोटॉन निकाला तो OH- और लिया तो ऐसे आप खेल सकते हैं इधर उधर। इधर एसिड की तरह काम कर रहे हैं ये लोग, और उधर तो प्रोटोजेनिक भी हैं और प्रोटोफिलिक भी हैं, और जो बीच वाले जितने भी ये लोग लिखे गए हैं ये सभी एम्फीप्रोटिक लोग हैं। खींचते जाएं, फायदा नंबर 1, है फायदा नंबर 2, मेरिट नंबर 2 पे आइए।
It gives the concept of conjugate acid base theory. It gives the concept of conjugate acid base theory. देखिए इनकी थ्योरी क्या कहती है कि आप एसिड का कॉन्जुगेट बेस ढूंढिए। मेरिट नंबर 2, मान लो आपके पास कोई एसिड है और इससे हम क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस। कैसे बनाएंगे? पहली बात तो ये समझिए कि ये जो थ्योरी है ये कभी भी OH की बातें नहीं करती है। किसकी बात नहीं करती? ऐसा पुरानी पिक्चर में होता था पहले, फिर बहुत देर बाद खुला। अब सही हो गया क्या? हाँ सही हुआ। एसिड है तो बताइए कॉन्जुगेट बेस ढूंढ सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए HNO3, पुरानी पिक्चर में ऐसा होता था, दो लोग साथ में खड़े रहते थे, फिर वो होता किसी और के लिए था, फिर काफी 1 घंटे इसी में पिक्चर चल जाती थी, फिर बाद में चलता था अरे नहीं 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 नहीं। हाँ, तो उसी टाइप का है कुछ। देखो हैंग होना बंद हो गया, तो जीवन में रिफ्रेश कर लिया करिए गाइस। देखिए जैसे ये चल रहा है, इन लोगों के आप बताइए कॉन्जुगेट बेस बता लेंगे क्या? कैसे? एसिड इनके हिसाब से कैसा व्यक्ति होता है बताओ? प्रोटोजेनिक। तो प्रोटोजेनिक में से प्रोटॉन निकाल दो, जो बचेगा वो क्या होगा? शुरू करो। पहले वाले का, दूसरे वाले का HSO4 माइनस, इसका C2H5O माइनस, इसका C2H माइनस। तो ये कौन सा H निकला यहाँ से? यहाँ आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp। परसेंटेज है कैरेक्टर 50%, काफी ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आराम से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। इस पे प्लस, इस पे ठीक है, बराबर। ठीक है आगे बढ़िए। एसिड डन है, उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, तो इसी प्रकार से आप बेस लिखा जाए तो उसका कॉन्जुगेट एसिड भी लिख सकते हैं। बताइए बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे लिखेंगे? मान लो NH3 है, लिखो पानी, NO3 माइनस, Cn माइनस। बोलो क्या करते जाए इसमें? प्रोटॉन जोड़ दें, प्रोटोफिलिक है ना ये। बताओ क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। ये क्या होना है? ये कॉन्जुगेट एसिड है। H3O प्लस, और बताओ HNO3 और Cn। खींचते जाओ। ये फायदा नंबर 2। चले फायदा नंबर 3, it helps to explain some reactions, it helps to explain some reactions। जैसे कहीं पे लिखा हो चेक करें, यहां पे ये कौन है भाई? ये कॉन्जुगेट एसिड है, किसका? B2 का। और ये कॉन्जुगेट बेस है, किसका? A1 का। A1 कौन? कोच नंबर नहीं है। A1 मतलब एसिड 1। बताइए जैसे HCl गया, पानी से रिएक्ट किया, कल को H2SO4 गया, पानी से रिएक्ट किया, एसिटिक एसिड पानी में फेंक दो, रिएक्शन कंप्लीट करें। पानी पानी आपस में खेल लेते हैं, अमोनिया अमोनिया भी आपस में खेल लेते हैं, इनको किसी और की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ क्या क्या रिएक्शन होगी भाई? HCl देखो रिलेटिवली पानी की रिस्पेक्ट में कैसा काम करेगा? प्रोटोजेनिक। तो ये प्रोटोजेनिक है, ये इससे प्रोटॉन ले लेगा, तो ये इसको प्रोटॉन देगा, तो बताओ क्या बनेगा? पानी को प्रोटॉन मिल गया तो क्या बन गया वो है? पानी को प्रोटॉन मिलेगा तो क्या बनेगा? H3O प्लस। अब ध्यान दें, आपको यहां लिखना है कॉन्जुगेट एसिड किसका? B2 का। B2 कौन? पानी। तो पानी का कॉन्जुगेट एसिड क्या बताया था आपको? तो यहाँ ये लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? कॉन्जुगेट बेस किसका?
A1 का, A1 कौन देखो वहां पे, HCl, उसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, ये बराबर। इसी तरीके से बाकी रिएक्शन समझा सकते हैं आप। देखिए ये एसिडिक नेचर का है थोड़ा, तो ये इसको प्रोटॉन दे देगा, ये ले लेगा, पानी दोनों काम कर लेता है। तो यहाँ कौन बनेगा, H3O प्लस और HSO4 माइनस। और बताओ, ये इसको प्रोटॉन दे देगा तो क्या बनेगा बताओ, H3O प्लस, साथ में CH3CO माइनस। पानी पानी आपस में खेल लेते हैं। देखिए ये वाला पानी कहता है कि आज मेरा प्रोटोजेनिक बनने का मन कर रहा है, तुम मेरे लिए प्रोटोफिलिक बन जाओ, कहता ठीक है। लेकिन ये कहता है कि कल को मेरा मन करे प्रोटोजेनिक बनने का, तो मना मत करना फिर, तो ठीक बात, तय रहा। बताइए ये कौन है, ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, कॉन्जुगेट एसिड किसका, B2 का। B2 ढूंढ लेंगे यहाँ पे कौन है, कहाँ ढूंढोगे, दोनों एक ही है, क्या ढूंढने की जरूरत है, पहचानिए। ये कौन है, कॉन्जुगेट बेस किसका, A1 का। A1 ढूंढोगे उधर, पानी ही है, ठीक है। अब अमोनिया अमोनिया आपस में खेल लेते हैं, ये इसको प्रोटॉन दे देगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, NH4 प्लस और ये NH2 माइनस। इस प्रकार की रिएक्शन एक्सप्लेन होती है, खींचते जाए, खट 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 है। मेरिट नंबर बताओ, मेरिट नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट। इट डिफाइंस द रोल ऑफ अ सब्सटेंस, इट डिफाइंस द रोल ऑफ अ सब्सटेंस in the presence of different solvents, in the presence of different solvents। जैसे मान लीजिए आप HCl को अलग अलग जगहों पे फेंकें, अभी थोड़ा समझने वाली बात समझे ध्यान से। मान लो एक बार HCl को मैंने फेंक दिया पानी में, एक बार अमोनिया में, सवाल इसी पे घुमा के बताते हैं वो। एक बार आपने फेंक दिया एसिटिक एसिड में, एक बार आपने फेंक दिया H2SO4 में। ध्यान दें, ये जो मैं अलग अलग ले रहा हूं ये सब कौन है, सॉल्वेंट, और ये कौन है, एक सब्सटेंस है। हमें बताना क्या है, रोल किसका, HCl का, किसमें, अलग अलग सॉल्वेंट में। पहले वाले में बताओ सॉल्वेंट क्या भरा आपने, पानी, दूसरे में अमोनिया, तीसरे में, इस तरीके से आपको बताना। देखिए शुरू स्टार्टिंग से पहले सुन लें। HCl पहले सबसे पानी के पास जाएगा, कहेगा कि मेरा प्रोटॉन देने का मन कर रहा है, मैं प्रोटोजेनिक हूं, तुम्हारा क्या कहना है। तो पानी कहता है ठीक बात है, तुम्हें देखा है पहले मैंने पार्ट 1 में, तुम थे, हम लोग pH 1 तक ले गए थे, तो तुम ज्यादा प्रोटॉन देते हो सुना है, कह रहे हाँ। तो ये काफी प्रोटॉन इसको दे करके चला जाएगा। कैसा एसिड हुआ फिर, स्ट्रॉन्ग एसिड। आर्हेनियस ने भी तो उसको स्ट्रॉन्ग बोला था ना, पानी का देखिए जमाना चल रहा है, तो ये उसको प्रोटॉन देके चला जाएगा। फिर ये HCl किसके पास जाएगा, अमोनिया के पास। अमोनिया से कहेगा कि पानी को काफी प्रोटॉन दिए, तुम्हारा क्या कहना है। अमोनिया कहता है हम तो इंतजार ही करते हैं कोई आए और प्रोटॉन दे। क्यों, क्योंकि थोड़ा बेसिक नेचर का है इसके रिलेटिवली पानी से। तो बताइए अगर ये बेसिक नेचर का है तो ये तो और प्रोटॉन लेगा, तो कहेगा तुम कहाँ थे अभी तक, और प्रोटॉन दो। तो ये कहेगा कि तुम मेरे प्रेजेंस में ज्यादा प्रोटॉन दे पा रहे हो, कैसे एसिड हो, स्ट्रॉन्गर, पानी से भी ज्यादा प्रोटॉन देके इसको जाएगा। फिर ये बेंजीन के पास जाएगा, कॉन्फिडेंस में क्या कहेगा, कहेगा पानी को प्रोटॉन खूब सारे दिए, अमोनिया ने तो आधी कर दी थी, अब तुम्हारी बारी है। बेंजीन कहता है नॉट इंटरेस्टेड, कहता है ऐसा क्यों, कहता है कि मैं नॉन पोलर हूं, और नॉन पोलर है तो मैं खुद आयन नहीं बनाता और किसी को भी अपने अंदर आयन आयन ही नहीं बनेंगे तो दोगे लोगे क्या। तो कहता है फिर मेरा रोल, कहने कोई रोल नहीं तुम्हारा, नाइदर एसिड नॉर बेस। अगले पे आइए, HCl जाता है एसिटिक एसिड के पास, क्या कहता है, कहता है पानी को खूब प्रोटॉन दिया, अमोनिया ने तो हद ही कर दी थी, बेंजीन मान नहीं रहा था, तुम्हारा क्या कहना है। तो ये कहता है कि यही काम तो हम भी करते हैं प्रोटॉन देने वाला, कह रहा हम कैसे माने। तो पीछे पलट के देख लो, पीछे पलट के देखोगे तो कहता है कि देखो थोड़ी देर पहले तुम यहाँ प्रोटॉन तुम दे रहे थे, तुमने नीचे देखा ही नहीं होगा, यहाँ हम भी दे रहे थे, देखो देखो। कहता है यही काम मेरा भी है प्रोटॉन देने वाला, आवाज तो मुझे को प्रोटॉन देने आ गए।
तो ये तो गलत बात है ना भाई। एसिटिक एसिड राजी नहीं होगा इतनी आसानी से, कहेगा कि यही काम हमारा भी है, तो हमें प्रोटॉन दे दोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो कहता है लेना तो पड़ेगा। कह रहा क्यों लेना क्यों पड़ेगा, क्या कहेगा तुमसे बड़े एसिड हैं, समझ रहे हो। तो ये कहता है लेना तो पड़ेगा, तो ये कहेगा ठीक है थोड़ा सा दे दो, और ये थोड़े प्रोटॉन दे देगा। तो बताइए क्या बहुत दबे मन से प्रोटॉन लिए उसने, तो उसने बहुत कम प्रोटॉन दिए, तो ये कैसा बन गया। पहली बात तो प्रोटॉन दे तो दिए लेकिन एसिड तो बन गया, लेकिन कैसा, वीक। अब यहाँ पे HCl का रोल देखिए बदल के क्या हो गया, वीक एसिड। HCl जाता है इसके पास H2SO4 के पास, क्या कहता है, पानी को दिया, अमोनिया ने हदी कर दी, बेंजीन अलग टाइप का था, एसिटिक एसिड मान नहीं रहा था, फिर भी देखे आए। अब तुम्हारी बारी। तो H2SO4 कहता है कान इधर लाओ, कहता है क्या हुआ, कह रहे ले देना जोड़ो लेके जाओ तुम इस बार। कह रहे ऐसा क्या हो गया, हमने आज तक सबको प्रोटॉन दिया है, आज तुम हमें प्रोटॉन दे दोगे, फिर हमसे कौन प्रोटॉन लेगा आगे, है मार्केट खबर फैल जाएगी। तो कहता है कि लेना तो पड़ेगा। कह रहा क्यों, कह रहा यही बात एसिटिक एसिड कह रहा था तब तुम माने थे, कह नहीं तो अब हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम तुमसे बड़े एसिड हैं। तो बताइए HCl प्रोटॉन आसानी से लेगा बड़ी मुश्किल से लेगा, थोड़े से लेगा, लेगा तो क्या बना बेस, थोड़े से लिए तो वही HCl देखिए जो एक जमाने में आर्रेनियस के जमाने में स्ट्रॉन्ग एसिड बन के गलियों में घूमता था। आर्रेनियस ने उसको कह दिया था जाओ तुम मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जिसको मन करे उसको प्रोटॉन दो। आज देखिए चुपचाप प्रोटॉन लेके बैठा है, किसी को बता तक नहीं रहा। समय परिवर्तनशील है। आप कौन है ये तब पता चलता है जब आपको आपसे बड़ा वाला मिल जाए, समझ पा रहे हैं, तब मामला बदलता है, समझ रहे। आइए रिएक्शन लिखें। अब देखिए ये जब इसको प्रोटॉन देगा ये बनेगा, ये सब बातें बोलनी नहीं है। अब इस बीच हमने बहुत कुछ सोचा होगा आप बोल नहीं सकते, लेकिन अब देखिए तीसरे वाले में नो रिएक्शन। अब HCl क्या करेगा, एसिटिक एसिड को प्रोटॉन देगा, तो बताओ क्या बनेगा, CH3 COH2 पॉजिटिव, और क्या बनेगा Cl माइनस। ये इसको प्रोटॉन पलट के देगा तो क्या बनेगा H2Cl पॉजिटिव और HSO4 माइनस। खींचे तो क्या रोल बदलते रहते हैं। कभी सोचो हीरो का रोल मिलता किसी को, उसके बाद पता लगा हीरोइन का दोस्त बना दिया उसको। आजकल ऐसा भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चले भाई, हैं एक और एग्जांपल लिखें एसिटिक एसिड का। क्या लगता है बताइए, वन डे वन टॉपिक। आओ अच्छा इसमें और समझिए बात, कमाल की बातें समझिए। देखिए लेन देन का मामला ऐसा होता है कि अगर इसने जैसे इस सवाल में देखिए ध्यान से, इसने इसको कम प्रोटॉन दिए है ना, तो ये कैसा हुआ वीक एसिड। तो ये कैसा हुआ, कम दिए तो कम लिए भी होंगे, समझ रहे हैं। उसने कम दिए तो इसने कम, और इसने कम लिए तो ये बेस है, लेकिन कैसा बेस है, ये वीक बेस है। अब सवाल घुमाता कैसे है, वो पूछेगा कि बताओ इस रिएक्शन के अंदर वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, फैल जाएंगे हम, कहेंगे क्या वो ये तो सब एसिड लग रहे हैं मेरे को, बेस का है इसमें। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो लेन देन का कॉन्सेप्ट समझिए। लेन देन का खेल ऐसा है, अगर कम दोगे तो कम लिया होगा, तभी तो कम दिया होगा। इसने कम प्रोटॉन दिया तो इसने कम प्रोटॉन लिया, तो ये कैसा बेस, हल्का बेस। ये वीक बेस और इसका कॉन्जुगेट कौन है, हैं? इसका कॉन्जुगेट ये, समझ रहे हैं भाई। अगर ये वीक बेस है, अगर ये बेसिक तरीके से काम कर रहा है, तो कॉन्जुगेट तो ये है ना इसका। बेस क्या करता है, प्रोटोफिलिक है। बेस कौन है, प्रोटोफिलिक है। प्रोटोफिलिक है तो प्रोटॉन लेगा, देगा नहीं। अब आप एसिटेट ढूंढ रहे होंगे यहाँ बैठ के, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप एसिटेट ढूंढेंगे, वो मिलेगा ही नहीं ऑप्शन में और मिलेगा तो आपको मिल गया अगर, तो फिर और दिक्कत है। खेल समझ रहे हैं। तो बढ़िया सवाल अचानक से घुमा दिया जाता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत। और बताएं आपको, कहेगा बताइए ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कौन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसने ज्यादा प्रोटॉन दिए तो उसने ज्यादा लिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है।
अब घुमा के सवाल पूछ लेगा, कहेगा स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट बताओ, हो ना, ये रहा। तो ऐसे घुमाते हैं सवाल। ठीक है, चलिए आइए। क्योंकि लैंग्वेज में आता है सवाल तो अचानक से फैल जाता है मामला, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पूरा नहीं सुना होता है। तो अब आपको लगता है कि आप सब जानते थे क्या? तो इसलिए जो है, पाँव डाल के रखता है। आओ देखें, अब ये देखो, तो थोड़ा गहराई में समझिए बातों को, क्योंकि इसमें सवाल लैंग्वेज जो घुमाते हैं वो लैंग्वेज तभी क्लियर होगी जब आप दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। दो कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको? लेन देन का प्रोसेस जो है वो परस्पर चलता है। अगर लेन कम हुआ है तो देन भी, ये ध्यान रखिएगा, और लेन अगर ज्यादा हुआ है तो देन भी। ठीक है, तो बस ये ध्यान रहेगा तो हो जाएगा सवाल। बताओ हिस्ट्रिक एसिड का क्या होगा भाई? इसको प्रोटॉन देगा थोड़े से, पानी कहेगा हाँ तुम प्रोटॉन देते हो लेकिन थोड़े बहुत देते हो, कैसे हो? वीक एसिड हो। कह रहे कहाँ देखा तुमने मुझे? कह रहे पार्ट 2 में मिले तो थे हम लोग, याद करो। और आधा पी के आधे लोग सी, है ना। अब ये किसके पास जाता है? अमोनिया के पास। अमोनिया क्या कहता है? कहता मैं तो इंतजार करता हूँ कोई आए और प्रोटॉन दे। तो बताइए क्या ये ज्यादा प्रोटॉन दे देगा इसको, और ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान दें, वही एस्टिक एसिड जिसको आर्हेनियस ने ये बना के भगा दिया था कि जाओ तुम कमजोर एसिड हो, आज देखिए वो क्या बन गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने कहा था ना, अपने से बड़ा वाला ढूंढ लिया इसने। इसने कुछ नहीं किया, इसने बस किसको ढूंढ लिया? अमोनिया कहता है तुम तो कमाल, क्यों कहां थे अभी तक, तारीफ कर रहा है उसकी। देखिए अब देखिए, एस्टिक एसिड जाता है बेंजीन के पास, कहता है कोई रिएक्शन? कहता है जब हमने HCl से बात नहीं की तो तुम तो क्या ही हो। अब बताइए एस्टिक एसिड किसके पास जाएगा? HCl के पास। क्या कहेगा? कहेगा देने आए हैं, तो कहेगा लेके जाओगे। लेके जाओ, कह रहे कैसे, हम नहीं मानते, कह रहे पीछे रिएक्शन हुई तो है, देख लो। तो लेके जाएगा तो बड़े दबे मन से लेगा ना ये, क्या बनेगा बोलो? बेस। कैसा बेस? कमजोर बेस। और इसमें नाइदर एसिड। ठीक है, तो ये सब सवाल घुमाए जाते हैं। अब वो बात आप समझ लेंगे, देखिए इसने कम लिया तो इसने कम दिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए और रिएक्शन लिखो फटाफट पहले, इसने इसको दिया तो बोलो क्या हुआ? H3O प्लस और CH3CO माइनस, इधर NH4 प्लस और CH3CO माइनस। अगले में उल्टा मामला, CH3COH2 प्लस प्लस Cl माइनस। प्रश्न सुनिए, कहेगा कि इस रिएक्शन के अंदर जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट कौन है? अब आप कॉन्सेप्ट नहीं लिया फैल जाएंगे आप कहेंगे HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको दिखेगा कौन है? एसिटिक एसिड। जैसे वो सवाल में लिखता है वीक एसिड का कॉन्जुगेट बताओ, लोग तुरंत अपना पेन लेके तुरंत शुरू हो जाते हैं एसिटिक एसिड की बात करने, कि इसकी बात हो रही है, वीक एसिड है, वीक एसिड है। ध्यान दें, ये तो वीक बेस है मेरे दोस्त, और इसने कम लिया तो इसने, ये वीक एसिड है, और इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट उसने पूछा होगा, जो कि ये, समझ रहे हैं क्या? जैसे न जाकर से खेलिए। चलिए, डीमेरिट्स, तेरी कमियां, ये समझ के बाद क्या बोल रहा हूं मैं? सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लाइन पे बेस्ड है, कौन सी बात? ज्यादा लेन तो ज्यादा देन। भाई किसी ने ज्यादा दिया तो उसने ज्यादा लिया होगा, और कम दिया तो कम लिया होगा, इसी में खेल चलता रहता है बस। डीमेरिट, समस्या, तेरी कमियां। नॉट एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ non-polar solvent, in the presence of non-polar solvents like benzene. अगला पॉइंट, presence of two entities is compulsory, presence of two entities is compulsory. तीसरी समस्या, was not able to explain the nature of BF3 and AlCl3. पढ़ो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि बेंजीन जैसा आदमी आ जाए तो फिर लेन देन ही, वो लेन देन पे यकीन ही नहीं रखता,
तो भाई कोई डिफाइन ही नहीं होगा नेचर। और दूसरी बात कह रहा है दो लोगों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लेन देन के लिए दो पार्टियां होना। तीसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि BF3 का अभी भी उसको अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि उसके पास ना प्रोटोजेनिक बनने की काबिलियत है ना प्रोटो, कह रहे जेनिक तो समझ में आता है कि प्रोटॉन दे नहीं सकता BF3। मान लो इससे पूछे भाई साहब आप जेनिक तो नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास प्रोटॉन है नहीं, होता तो आर्रेनियस ही आपको एसिड बना देता। फिलिक क्यों नहीं बनते हो आप, प्रोटॉन ले लो। तो कहता है हमारी सिचुएशन तुम समझे नहीं, थोड़ा गौर करो थोड़ा, ये है हम। और बताइए यहाँ से दो दो चार दो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास जब आएंगे तो क्या इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट के लिए? तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, डेफिशिएंट है। और कोई आदमी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और तुम कह रहे हो प्रोटॉन ले लो, बताओ कैसी बात है। जैसे मान लो कोई कहे मैं भूख लगी, कह रहे सो जाओ, उसको भूख लगी है तुम कह रहे सो जाओ, सोने से थोड़ी पेट भर जाएगा। तो देखिए ये कह रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम कह रहे प्रोटॉन ले लो, कैसे लेगा प्रोटॉन? तो प्रोटॉन ले नहीं सकता, प्रोटॉन दे तो सकता ही नहीं। तो बताइए इसको भगा दिया किसने, है ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, आखिरी कॉन्सेप्ट है लुइस। लुइस थ्योरी, लुइस एसिड, लुइस बेस। इन्होंने कहा कि भाई साहब किसी के पास अगर मान लीजिए प्रोटोजेनिक फिलिक बनने का ना हो मामला, तो इलेक्ट्रॉन तो रखता होगा। या तो तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, और या तो तुम इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटर बन जाओ, ज्यादा है तो क्या कर दो, डोनेट कर दो। डोनेट भरोगे जैसे अमोनिया, तो क्या बना देंगे तुमको, बेस। इन्होंने कहा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक्सेप्टर बन जाओ, कमी है तो ले लो, ज्यादा है तो दे दो, एक्सेप्टर। तो BF3 को इन्होंने बना दिया लुइस एसिड। अब देखिए जो NH3 था, ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, तो ये बन गया कौन, लुइस बेस, और वो ठीक। अब ये मॉडल ठीक था, इसमें कोई कमियां मियां लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट मत लिखें, पॉइंट लिखना शुरू करें। दोनों की लिस्ट बना लें, हेड डालिए लुइस एसिड की लिस्ट। लुइस एसिड का मतलब क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का मतलब मान लें पैसा, जिसका पैसे कमी है, गरीब आदमी। तो ये गरीब आदमी देखिए, और ये सेठ आदमी है। सेठ आदमी देखिए सोने की चेन ऐसे डाल के घूमता है, 2 बटन खोल के, ये सेठ आदमी है बराबर। कहा देखिए, मैं कोई माया मोह नहीं रखता इस प्रकार का, खाली देखिए हाँ रिलैक्स। तो अब देखिए यहां पे क्या है कि सबसे पहले लुइस एसिड पे डिस्कशन करेंगे। देखिए बंधन पसंद नहीं हो गया था, लुइस एसिड पे आइए। देखिए लुइस एसिड में गरीबों की आप लिस्ट बनाएंगे, गरीबों की निशानी बताओ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए कहीं पे, इसका मतलब बताइए इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या, बताएं। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की, गरीब आदमी, ये सिंबल है पॉजिटिव चार्ज गरीबी का। अब इसमें आप चेक करेंगे कि चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, चार्ज की डेंसिटी चेक करिए, उससे पता चलेगा कौन कितना गरीब है, Q/V। बताइए जब आप नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे, तो क्या एक ही ग्रुप के लोग हैं ये, जो एक ही ग्रुप के लोग हैं, तो बताइए नीचे जाने पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर साइज बढ़ेगा तो बताओ Li+ का साइज सबसे कम है, तो इसका साइज हो गया मिनिमम। साइज मिनिमम तो बताइए V मिनिमम, और Q तो सेम ही है सब में। तो जिसका V कम उसकी चार्ज डेंसिटी कौन सी वाली, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर इसकी ज्यादा होगी तो बताइए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये इसकी पॉजिटिव चार्ज की जो इंतहा है, डेंसिटी, वो तेज है, तो ये तेज घसीटेगा किसको। मान लो कहीं कंबल बट रहा हो, तो सबसे तेज दौड़ के कौन जाएगा, Li+, बराबर। Na+ धीमे धीमे जाएगा, K+ कहेगा स्ट्रेट खुद आएगा अपने पास। ये किसका ऑर्डर लिख रहे हैं हम लोग, लुइस एसिडिक करेक्टर, खींचते जाए। तो पॉजिटिव चार्ज की इंतहा देखिए आप, बहुत बढ़िया। Fe+2,
फ्लेक्स। अरे नहीं, क्या बात। Fe+2 Fe+3, Fe+2 Fe+3 बताइए, चार्ज इसके पास ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी क्या लिखेंगे आप, Q बाई वी। अब देखिए जिसका Q ज्यादा होगा उसका Q बाई वी भी ठीक है। तो इसकी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। किस चीज का ऑर्डर है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर। खींचते जा। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, पीरियड में आ जाओ एक ही, जैसे भी ग्रुप में जा रहे थे वैसे एक पीरियड में आओगे तो कौन कौन मिलेगा बताओ। जैसे Li+ मिल गया, बी मिल गया, बी मिल गया। अब ये लोग ले लो। अब ये तीनों लोग हैं तो बताइए इस तरफ आप जा रहे हैं अगर, तो नीचे आने पे साइज बढ़ता है, इस तरफ साइज कम होगा, साइज कम होगा, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है। तो इसके पास दो बातें हैं, Q बाई वी अगर इसका चेक करें तो Q कैसा है इसका, तीनों में सबसे, और V कैसा है, तीनों में सबसे। तो Q बाई वी सबसे ज्यादा हो जाएगा, Q बाई वी ज्यादा तो सबसे तेज ये दौड़ेगा। खींचते जाए। ये सब गरीब लोगों की लिस्ट बन रही, गरीबी की इंतहा कंपेयर हो रही है, बराबर है। और देखिए गरीबों की लिस्ट, पन्ना ऐड कर दें क्या इसमें। गरीबों की लिस्ट में अगला नाम है NH2NP4 कॉन्फ़िगरेशन। NH2NP4 कॉन्फ़िगरेशन वाले लोग, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है। देखिए ऑक्सीजन अगर आप देखें, सल्फर देखें तो इनको कभी भी SO3-2 मिल जाता है, तुरंत घसीट के स्टेबल हो जाते हैं लोग। ये क्या बनाता है, SO4-2, इसको मिल जाएगा अगर मान लो तो ये बनाएगा H2O3-2। तो ये लोग क्या घसीट रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, पैसा। तो ये लोग कौन है, ये लोग हैं NH2NP4 कॉन्फ़िगरेशन वाले लोग। मतलब कौन, लुईस एसिड। गरीबों की लिस्ट में अगला नाम। एक और प्रकार के गरीब होते हैं जिनको पहले पैसे थे किसी ने लूट लिया हो, है? अब देखें, मान लो पैसा था पहले, बाद में कुछ लूटा, तो ऐसा कुछ मामला। CO2। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा है, पहले बॉन्ड नहीं बनाया, अकेला बैठा था, बड़े मजे में था, अभी बॉन्ड बना के बैठा है, इसने लूट लिया इसको। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर कैसा कैरेक्टर आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव, और सेंटर पे कैसा, पॉजिटिव। तो सेंट्रल एटम कैसा है बताओ, गरीब। तो ये कौन है, लुईस एसिड। इसके ऊपर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। SO2। SO2 SO3, ये दोनों गरीब लोग हैं। बताइए लूटने वालों की संख्या बढ़ गई यहाँ पे, यहाँ दो लूट रहे थे, यहाँ तीन लूट रहे हैं। तो बताइए इसके ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर और बढ़ जाएगा, ये ज्यादा गरीब हो जाएगा। ये सब गरीबों की लिस्ट है जिनका सेंट्रल एटम गरीब है। आ जाइए अब सेठों पे। सेठों में पहला नाम RF सर का डाल देंगे, लुईस बेस। है? अबे तो अगले साल क्यों पूछ रहे हो तुम, क्यों याद करते हो तुम, ये तगड़ा साल है। अरे 100%, 100% डिस्काउंट दिलाएंगे थोड़ा। सेठों पे आओ। भाई कोई बातें सुन ले करते हैं, कैसी बातें करते हो तुम, घर वाले सुन ले दौड़ा ले तुम्हें।
लुइस बेस। सेठ लोग कौन है देखिए, सेठ लोग दूर से दिख जाते हैं, देखिए जैसे ROH है। अब इसके बाद देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब काला धन, दूर से दिख रहा है देखिए, RNH2, ये तो देखिए काला धन लेके बैठे हुए हैं। ईथर है, ये सब काला धन लेके बैठे हुए हैं। तो ये सब काला धन लेके बैठे हैं। नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर हो, नेगेटिव चार्ज हो तो और अच्छी बात है। नेगेटिव का मतलब पैसा। और कंपाउंड बताएं। XCF2, XCF4 जिनॉन के, XCF6 देखिए इसमें समझिए, जिनॉन के पास 8 होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिए उसने तो बचे 6, तो 3 लोन पेयर है। ये सब देखिए काला धन है। इसके पास भी है, 4 खत्म तो 4 बचे, 2 लोन पेयर, काला धन। इसके पास भी है C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसको जब बनाते हैं तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वीकली बॉन्डेड है, ये क्या करता है, डोनेशन, है ना। तो ये देखिए जब आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ये किसकी तरह काम करता है? लिगेंड की तरह। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या है, डोनेटर। बनाओ भैया लिस्ट बनाओ, सेठों की लिस्ट। इन अली टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ये सब खत्म है, एसिड बेस थ्योरी समाप्त है। सॉल्ट के प्रकार देखें। देखिए सिंपल, डबल, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड। सिंपल 3 प्रकार का। बस आगे का खत्म ही हो रहा है, अब क्या आगे बढ़ेंगे। सिंपल में एक नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। चेक करिए, सिंपल सॉल्ट में लिखना शुरू करें। सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, बताओ डेफिनेशन। इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, सिंपल सॉल्ट में लिखें, it is formed by the neutralization of one type of acid and one type of base, one type of acid and one type of base। जैसे उदाहरण के तौर पे नॉर्मल सॉल्ट पे आ जाए, नॉर्मल सॉल्ट है जैसे NaCl। NaCl बताओ कैसे बना हुआ है, NaOH ले लो, HCl ले लो, वन टाइप ऑफ एसिड वन टाइप ऑफ बेस। तो यहां से OH हटा दो, यहां से H हटा दो, NaCl। NaHSO4 ले लो, ये एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट में लिख लो विच कैन गिव H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव दे सके वो एसिडिक सॉल्ट है। बेसिक में लिख लो विच कैन गिव OH नेगेटिव। हैं तीनों सिंपल। बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट का कोई एग्जांपल पूछे तो क्या बताएंगे, NaHSO4 जैसे। इसका एग्जांपल CaOHCl। कैसे बने ये दोनों बताओ। NaHSO4 कैसे बना, NaOH ले लो और H2SO4 ले लो, इसमें से एक H निकाल दो, इसमें से एक OH निकाल दो, क्या बन जाएगा, NaHSO4। CaOH वोल्टाइल ले लो, वन टाइप ऑफ बेस वन टाइप ऑफ एसिड, इसका OH निकालो, इसका H निकालो, CaOHCl। तो ये तीनों बताइए वन टाइप ऑफ एसिड वन टाइप ऑफ बेस से बने, तो तीनों कौन है, सिंपल सॉल्ट। एसिडिक, बेसिक और नॉर्मल, तीनों इसी से निकल गए। खींचते जाए, बराबर। डबल सॉल्ट आप जानते ही, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप पढ़ चुके हैं, तो डबल सॉल्ट तो आपको पता ही है, डबल भी पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ चुके हैं, सब तो पता ही है। डबल सॉल्ट आपको मैंने पढ़ा रखा है, K2SO4 Al2SO4 फिटकरी वगैरह, 2 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन हो गया ये। और ये भी पता है आपको कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बताओ, K4FeCN6
पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो इसमें बताने की बात नहीं बचा, सिर्फ कौन इस पे चर्चा कर ले, क्योंकि इसकी गलत डेफिनेशन मार्केट में चलती रहती है, इसको थोड़ा सही कर लें। ये सब चीज नहीं बराबर। आखिरी बात है, मिक्स सॉल्ट क्या होता है? मैं भी तो उनका, तो मिक्स सॉल्ट में लिखिए, दे आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट की जो गलत डेफिनेशन है वो ये चलती है कि जिनके अंदर एक से अधिक कैटायन या एक से अधिक एनायन होते हैं, उनको बोलते हैं ऐसा लोग। कई किताबें भी ऐसा लिख देती हैं, लेकिन वो सही डेफिनेशन नहीं है। सही लिखिए, दे आर फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड with more than one basis, पॉलीबेसिक एसिड with more than one basis, अथवा दूसरा तरीका लिखें, पॉली एसिडिक बेस, पॉली एसिडिक बेस विद मोर देन वन एसिड्स। पहला क्या लिखा आपने? पॉलीबेसिक एसिड विद मोर देन वन बेस। एसिड है तो बेस के साथ खेलेगा, कॉमन सेंस की बात है ना, ध्यान से लिखें, पॉलीबेसिक एसिड विद मोर देन वन बेस। और दूसरा पॉली एसिडिक बेस विद मोर देन वन एसिड। एसिड है तो बेस के साथ, और बेस है तो तब बनता है मिक्स सॉल्ट। देखिए मिक्स सॉल्ट को समझिए थोड़ा सा, एक दो एग्जांपल लिख लें। जैसे मान लें आपके पास CaOH होल ट्वाइस है और इसकी हमने रिएक्शन करा दी, CaOH होल ट्वाइस को गुजार दो HCl से। बताओ HCl एक एसिड से गुजारेंगे तो क्या होगा? ये कौन सा वाला व्यक्ति है? ये है पॉली एसिडिक बेस, इसको गुजार दिया हमने एसिड से। बताओ यहां से OH, यहां से H खा जाएगा एक, क्या बचेगा? CaOH, एक बच जाएगा OHCl। ये जो है इसके अंदर बताइए एक से अधिक कैटायन है या नहीं है, या एनायन है या नहीं है? ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? Ca+2 OH माइनस Cl माइनस, तो दो एनायन है। लेकिन ये मिक्स सॉल्ट नहीं है। ये कैसा है? ये तो बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट में कौन सा वाला? सिंपल सॉल्ट है। तो सिंपल सॉल्ट के अंदर ये बेसिक सॉल्ट है, तो इसका मतलब ये मिक्स सॉल्ट नहीं है। तो वो डेफिनेशन गलत है। कौन सी वाली? एक से ज्यादा कैटायन एनायन। फिर क्या करें? इसको गुजार दें किसमें से? HOCl, H+OCl माइनस, इसका H इसके OH को खा जाएगा, क्या बचेगा फिर? OCl लगा देगा अपना, CaOCl, तो ये बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। ये कौन है? तो ये मिक्स सॉल्ट है। तो मिक्स सॉल्ट कैसे बनता बताओ? पॉली एसिडिक बेस का दो डिफरेंट एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन करवाया गया है। दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं बताओ? कोई वो ले लो, H2SO4 ले लो एसिड। बताओ ये कौन है? पॉली है बेसिक एसिड। क्या करें? इसको दो बार गुजारो, एक बार गुजार दो इसको NaOH से, क्या बन जाएगा बताओ? एक OH खा जाएगा उसका, तो NaHSO4। लेकिन ये ध्यान दें इसमें दो कैटायन है, Na+ और H+। लेकिन ये मिक्स सॉल्ट, ये सिंपल सॉल्ट है। सिंपल सॉल्ट में कौन सा वाला है? ये सिंपल में एसिडिक है। और फिर क्या करें? इसको गुजार दें किसमें से? KOH में से। अब K+OH खाएगा तो बताओ क्या बनेगा? H हट जाएगा वहां से, NaKSO4। ये है मिक्स सॉल्ट। कैसे बना बताओ ये मिक्स सॉल्ट? जब पॉलीबेसिक एसिड का दो अलग अलग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन किया, खत्म है। बताइए, इसको नोट करो जल्दी से। फिर सर एक लाइव, फिर एक लाइव हॉबी की स्लाइड लाए, वो सुन लो बस, हैं? 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। कहाँ गया भैया ने भेजा? भैया कि नहीं भैया? प्रैक्टिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ भेजा? भाई ने भेजा नहीं लग रहा है। एक बुलाना जरा बाहर से,
सरफेस की नोट से ना बस आपस में बांट लेना फिर, और क्या। थोड़ा सा लाइव फिलिक लाइव वो भी देख लेना, है क्या। कोई आया नहीं क्या लगता है? भाई ने इधर कहीं भेजा होगा, छुपा के भेजता है भाई, के स्टाइल है वो, समझ रहे हैं। यहाँ कहीं होगा, देखना। सर्च तो क्या ही मिलेगा। वन ड्राइव, गैलरी। अबे ऐसा काम मत करो यार गुरु। है क्यों बाहर गया कोई लेने? यस, उन्हीं का पढ़ा दें क्या? कहाँ? इसी में कहाँ? प्लीज। डेस्कटॉप एपीएम कहाँ डाला है? नाम क्या है फाइल का? वही नाम है तो दिख नहीं रहा, फिर तो नहीं दिख रहा। फाइल तो नहीं चेंज किया नाम ना, तो फिर दिख जाता फिर तो। वन डे वन टॉपिक नाम होगा उसका तो। इसमें कहीं नहीं है। कहाँ है? बताओ यार। कराओ यार कराओ। भाई लोग बेइज्जती करा देते। आया। वन डे वन टॉपिक सीरीज है, पुरानी बातें हैं। आओ देखें। देखो लाइव फिलिक लाइव वो भी थोड़ा समझ लो हल्का हल्का। देखो कोलाइड इस तरीके से 8 प्रकार के होते हैं, ये तो कोर्स में है नहीं, इसको हटा लो। कोलाइड समझ गए आप? कोलाइड क्या होते हैं? जिसमें एक डीपी और एक डीएम हो, एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्जन। तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स रहता है, तैरता है, डिजोल्व नहीं होता। तो उसमें 2 प्रकार के कोलाइड बनाए गए हैं, एक लायोफिलिक और दूसरा फिलिक। का मतलब जिसकी एफिनिटी हो, जिसमें डीपी और डीएम की एफिनिटी हो, उसको बोलते हैं क्या? फिलिक। और जिसकी डीपी और डीएम की एफिनिटी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? फोबिक। फिर ये देखिए यहाँ पे अंतर लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ हाई एफिनिटी बिटवीन डीपीडीएम फिलिक, लेस एफिनिटी बिटवीन डीपीडीएम फोबिक। फिलिक जो होते हैं उनको आसानी से रिवर्सिबल बोला जाता है। रिवर्सिबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे मान लो सस्पेंशन बना दिया और आपने वापस उसको शेक किया, तो वापस उन्हें याद आ जाएगा कि भाई हमारी तो एफिनिटी थी, है ना। तो वापस वो मीडियम में लौट आते हैं, तो आसानी से क्या हो जाते हैं? रिवर्स। रिवर्स होने का मतलब सस्पेंशन से कोलाइड बनाना आसान है, रिवर्सिबल है। लेकिन ये वाले एक बार अगर सस्पेंशन बना ले गए तो फिर आप कितने भी गाने बजाइए कि क्या तुम्हें याद है जो भी गज़में खाई थी तुमने, ये कहता मैं कुछ नहीं याद आ रहा है। ये सस्पेंशन का सस्पेंशन ही बना रहेगा, आसानी से कोलाइड नहीं बनाता। टिंडल इफेक्ट इसमें कम होता है क्योंकि पार्टिकल छोटे होते हैं। टिंडल इफेक्ट इसमें ज्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल बड़े होते हैं, क्योंकि फोबिया है। ठीक है। इनके नाम ध्यान रखें, जिलेटिन ग्लूटेन स्टार्च, है ना। जैसे विदेशी नाम लग रहा है आपको, जिलेटिन ग्लूटेन स्टार्च, ये सब कौन से वाले हैं? फिलिक। तो ध्यान रखने का तरीका, जहां ज्यादा एफिनिटी एफिनिटी है उसमें विदेशी नाम। और जो अपने घरेलू नाम जैसे मान लीजिए एजी, एयू, इनके जो सॉल हैं ये सब फोबिक वाले हैं, इनको फोबिया होता है। थोड़ा और समझ लें बात, फिलिक को बनाने की कोई मेथड नहीं बताई। फिलिक को बनाने की कोई मेथड क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वो आसानी से क्या हो जाते हैं? रिवर्स। रिवर्स होने का मतलब सस्पेंशन से वापस कोलाइड बनाने के लिए बस वेसल को शेक करना पड़ेगा और वो वापस कोलाइड बन जाएंगे। इसलिए फिलिक में कोई मेथड एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसी लाइन लिखी मिले, लायोफिलिक कोलाइड कैन बी मेड बाय ओनली शेकिंग ऑफ द वेसल, सही बात है। वेसल को शेक करिए वापस बन जाएंगे। मेथड किसके लिए पढ़ने पड़ते हैं?
फोबिक के लिए, क्योंकि ये आसानी से कोलाइड वापस से नहीं बनाते। तो ये उनके मेथड है। ये कंडेंसेशन मेथड है। अगर साइज छोटा हो जाए तो बड़ा कर लीजिए उसका पार्टिकल का, और अगर बड़े हो जाए तो छोटा कर लें। दो मेथड है। अगर आप रेंज से बाहर निकल गए कोलाइड की और आपको वापस क्या चाहिए, लायोफोबिक कोलाइड वापस चाहिए, तो दो बातें हो सकती है, या तो साइज पार्टिकल का बड़ा हो गया होगा या तो छोटा। अगर बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेशन। उसके तीन तरीके हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और पेप्टाइजेशन। और अगर साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया पार्टिकल का, तो हमें वापस से बड़ा करना पड़ेगा। कंडेंसेशन में दो मेथड है, केमिकल और फिजिकल। केमिकल में चार मेथड है, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। उनके चार चार एग्जाम्पल ही देख ले बस। देखिए ये कौन सा वाला मेथड है, पहला वाला डबल डिकम्पोजिशन। इसमें ये दोनों देखिए डिकम्पोज हो रहे हैं, फिर इसका सल्फाइड उसमें जुड़ जा रहा है और साइज बढ़ जा रहा है। देखिए आर्सेनिक के साथ जब ऑक्साइड हटेगा और क्या लग जाएगा, सल्फाइड, तो फिर साइज बढ़ जाएगा। तो ये साइज बढ़ाने के तरीके हैं। यहाँ देखिए H2S में जो -2 स्टेट है वो जीरो में चले गई, ऑक्सीडेशन हो गया, और सल्फर जो होता है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता, इसलिए कोलाइड वापस से बन गया। तो ये सब साइज बढ़ाने के तरीके हैं। इसमें देखो AuCl3 रिड्यूस हो रहा है और क्या बना रहा है, Au, और ये भी पानी में डिजोल्व बहुत कम होता है। तो ये सब साइज बढ़ाने के तरीके हैं। इसमें FeCl3 की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और क्या बन रहा है, FeOH होल थ्राइस, और इसकी भी सॉल्बिलिटी पानी में बहुत। तो ये भी क्या हो रहा है, साइज। ये सब बढ़ाने के तरीके, ये सब कोलाइड वापस गेन करने के चार तरीके। कौन कौन से, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और, तो बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ हल्का फुल्का पूछेंगे तो। एक्सेसिव कूलिंग, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, थोड़ा समझ लें। एक्सेसिव कूलिंग में क्या करते हैं, अचानक से मामले को ठंडा कर देते हैं। और एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में क्या करते हैं, जो सल्फर पड़ा हुआ है किसमें, इसमें डिजोल्व होता है सल्फर, उसको किसमें फेंक दें, पानी में। तो सल्फर पानी में डिजोल्व नहीं होता, तो उसका साइज सल्फर का बढ़ जाएगा, तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, कोलाइड। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके साइज को बढ़ाना। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। और एक्सेसिव कूलिंग का मतलब अचानक से ठंडा कर देना। इतना काफी है। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, पेप्टाइजेशन में जैसे मान लीजिए सस्पेंशन बन गया है ना, सस्पेंशन बन गया तो उसके अंदर पेप्टाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। तो ये दो आयन बना देता है, कौन कौन से, Fe+3 और 3Cl-। फिर ये जो Fe+3 है वो इसकी सरफेस पे आकर के कंबाइन हो जाता है, तो पॉजिटिव पार्टिकल डेवलप होने लगते हैं, उनके बीच में रिपल्शन होने लगता है, तो पार्टिकल टूट टूट के मीडियम में वापस आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन करके साइज को वापस गेन करना। देखिए इसमें होता क्या है, सस्पेंशन बन गया तो नीचे जाके बैठ गए, हमें वापस मीडियम में उनको लाना है। तो उनको नीचे क्यों बैठे वो लोग, क्योंकि न्यूट्रल हो गए। अगर हम उनके सबके ऊपर क्या डेवलप कर दें, चार्ज पॉजिटिव, तो क्या वापस से रिपल्शन होकर ऊपर आ जाएंगे। तो इनको वापस से कोलाइड गेन करने के लिए एक मेथड है, इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इसमें जो एजेंट मिलाते हैं बाहर से उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। वो क्या करता है, इनके पार्टिकल के ऊपर चार्ज डेवलप कर देता है। कैसे डेवलप करता है, जो कॉमन आयन है इन दोनों के बीच में, सस्पेंशन और पेप्टाइजिंग एजेंट के बीच में, उसको आकर के सरफेस पे एड्सॉर्ब करता है। जैसे कौन एड्सॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, Fe+3 किसकी सरफेस पे, FeOH होल थ्राइस की। FeOH होल थ्राइस क्या था, सस्पेंशन, उसके ऊपर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब रिपल्शन होगा, वापस से मीडियम में आ जाएंगे। तो ये हो गया तोड़ने का तरीका। देखिए पेप्टाइजेशन और ये इलेक्ट्रिकल मेथड, ये भी तोड़ने का तरीका है, इसको बोलते हैं ब्रेजेक-सार्क मेथड। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये देखिए डिसइंटीग्रेशन में। मैकेनिकल तरीका तोड़ने का क्या है, क्रश करिए। इलेक्ट्रिकल तरीका, बिजली के झटके दो उसको। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। ये तीनों तरीके कौन से वाले हैं, तोड़ने के, है ना, तोड़ने के, साइज को कम करने के। और इधर वाले कौन से वाले हैं, साइज को बढ़ाने के। अगर आप रेंज से बाहर निकल गए कोलाइडल के, तो रेंज में वापस आने के इतने तरीके हैं। ये सारे तरीके किसके लिए हैं, फोबिक के लिए। फिलिक के लिए कोई तरीका काम, क्योंकि फिलिक को बस वेसल को वापस शेक कर दें और वो वापस से कोलाइड, पानी खत्म। नमस्ते, पानी खत्म है, निकल लो पीछे के रास्ते से। हैं, 10 मिनट बाकी है, आराम करो। अरे हाँ, हाँ, कौन सा गाना, कुछ भी, अरे भाई फेंक के मारी उसे, कुछ याद ही नहीं आ रहा इस समय। हैं, अब रिकॉर्ड ना करूं, कौन सा सुनाना, नाम तो बताओ, याद नहीं आ रहा कुछ।
अच्छा, हाँ गुलाम अली गलत सुना था मैंने। हैं? दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं, क्यों तूने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर से बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से। हैं? शायरी ढूंढनी बड़ी, याद नहीं है अभी, बहुत समय हो गया। कोई गाना सुना देते हैं, शायरी नहीं आ रहा। कौन सा? एक गाना सुना देना, निकलते हैं मेरे। दो पल रुका, सोनू निगम। वो सोनू अलग है। एक मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट। दो पल रुका ख्वाबों का कारवा, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।
दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का सावन था, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।